गाइस, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 14 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जिसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम या फिर रूल अगेंस्ट परपेचुअलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब शाश्वतता के विरुद्ध नियम है क्या या सिद्धांत क्या है, आइए इस पर हम बात करते हैं। चिरकाल के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए किसी संपत्ति को अअंतरणीय बनाकर किसी एक या किन्हीं व्यक्तियों में सदा के लिए निहित कर देना ही शाश्वतता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति, कोई भूस्वामी अपनी संपत्ति को वंश दर वंश या पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही लोगों के बीच में अंतरणीय बना दे, तो यहाँ पर इसे शाश्वतता कहा जाएगा कि शाश्वत काल के लिए अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को अपने ही पास बांध के रखना, अपने ही पास रोक के रखना। अब शाश्वतता होती क्या है? शाश्वत हमेशा के लिए, सदा के लिए, चिरकाल के लिए, जो कभी ऐसा समय जो विधि के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है या जो निरंतर और जो लगातार चलने वाला हो और नेवर एंड जिसे हम कह सकते हैं कि जिसकी कभी समाप्ति ना हो, तो ये तो शाश्वतता का मीनिंग है, अर्थ है। और अगर आप शाश्वतता के विरुद्ध नियम की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी भूस्वामी, कोई भी अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उस संपत्ति को रोक के रखता है, बांध के रखता है, तो इसे कहेंगे शाश्वतता के साथ अपनी संपत्ति को बांध के रखना, रोक के रखना। किंतु यदि संपत्ति को इस तरह हर व्यक्ति अपने ही पास रखेगा तो समाज का सारा विकास, प्रगति बाधक होगी, अवरुद्ध होगी, वाणिज्य रुक जाएगा, सारा विकास और प्रगति भी रुक जाएगी। और चूँकि संपत्ति में उपभोग का अधिकार है और संपत्ति में अंतरणीयता का अधिकार भी उसी के साथ में संलग्न है, सो यह अति आवश्यक है कि उसे अअंतरणीय नहीं बनाया जाए। सो सेक्शन 14 के द्वारा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का प्रतिपादन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति को रोक कर रखना चाहता है तो विधिक नियमानुसार दी गई एक अवधि तक ही रोक सकेगा। उसके बाद उसे उस संपत्ति को हस्तांतरित करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा या उसे छोड़ना होगा। अब देखिए, शाश्वतता क्यों किसी व्यक्ति के भूस्वामी के अंदर ये प्रवृत्ति हुई कि शाश्वत काल के लिए मैं अपनी संपत्ति को अपने पास रखूं? क्योंकि शाश्वतता के कई कारण होते हैं, इस प्रवृत्ति के कई कारण होते हैं। सो फर्स्ट वन बनता है पारिवारिक स्वाभिमान। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होती है उसका परिवार में एक दबदबा होता है, उसका एक स्वाभिमान होता है कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी, और वो उसे हमेशा बनाए रखना चाहता है अपने स्वाभिमान को। मोह, संपत्ति से मोह रहता है कि मेरे पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी उतना ही मेरे परिवार वाले मुझे ज़्यादा प्रेस्टीज पॉइंट के हिसाब से वेट देंगे। तो एक मोह के कारण भी वो अपनी संपत्ति से एक लगाव रखता है, एक मोह रखता है, वो किसी और को उसे देना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। फिर तीसरा कारण ऐसे बनता है सामाजिक प्रतिष्ठा। जनरली हमारी सोसाइटी में, मानव समाज में हम प्राचीन परिदृश्य से देख रहे हैं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति उसका समाज में उतना मान होता है, यानी व्यक्ति से ज़्यादा उसकी संपत्ति का मान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये धारणा भी उसे अपनी संपत्ति को अपने पास रोके रखती है। चौथा कारण बनता है उत्तराधिकारियों से संपत्ति की बर्बादी को रोकना। कई व्यक्तियों के मन में धारणा होती है कि यदि मैं अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को, वारिसों को सौंप दूंगा तो वे उसे संभाल नहीं पाएंगे, वो उसे बर्बाद कर देंगे। सो इस डर से वो अपनी संपत्ति किसी को देना नहीं चाहते। नेक्स्ट वन बनता है शक्ति, सामर्थ्य और प्रदर्शन, दिखावा। शक्ति, सामर्थ्य, जितनी ज़्यादा जागीर वो उतना ज़्यादा जागीरदार, उतना ज़्यादा बड़ा जमींदार। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी धारणा एक व्यक्ति को शाश्वत काल के लिए अपनी संपत्ति को रोके रखने के लिए प्रेरित करती है और उसे अअंतरणीय बनाने के लिए उसे प्रवृत्त करती है। किंतु अधिनियमानुसार इस व्यवस्था को नकारा गया है और एक नियम का प्रतिपादन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को यदि रोकना भी चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित सीमा अवधि तक, उसके बाद नहीं। तो आइए जानते हैं कि वो अवधि क्या है। एक अंतरणकर्ता, भूस्वामी अपनी संपत्ति को कितने भी जीवित अंतरित को उनके जीवन काल तक के लिए, तत्पश्चात अंतिम अंतरित के जीवन काल में किसी अजात व्यक्ति के उत्पन्न होने के 18 वर्ष की अवधि तक उस संपत्ति को रोक सकता है, बांध सकता है। उसके बाद जैसे ही वो अजात व्यक्ति, जैसे ही वो बालक 18 वर्ष का होता है, अर्थात वयस्कता की उम्र प्राप्त कर लेता है, तब से वो संपत्ति में पूर्ण हित निहित अर्जित कर लेगा और वो फ्री है, चाहे जिस हिसाब से उस संपत्ति का व्ययन करे, उस संपत्ति को अंतरण करे, उस संपत्ति का कोई भी व्यवहार करे।
अटेंशन करिएगा कि शाश्वतता की जो आयु बताई गई है कि कब तक एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बांध के रख सकता है, यानी एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को कितने भी जीवित अंतरिति, एक के बाद एक के बाद एक जीवित अंतरिति के जीवन काल तक, पूर्ण हित नहीं, यानी जब तक वो जीवित है उस संपत्ति को सिर्फ उपयोग कर सकेंगे, किंतु उन जीवित अंतरितियों में एक अंतिम अंतरिति उसके जीवन काल में एक अजात व्यक्ति जिसके पक्ष में पूर्ण हित के साथ संपत्ति को छोड़ना होगा, अंतरित करना होगा, हस्तांतरित करना होगा। और जिस दिन वो बालक जन्म लेता है उसके बाद जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता है, 18 वर्ष का जैसे ही हो जाता है तब वो संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी। आइए एक उदाहरण से हम इसे और अधिक क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि सोहन जो भूस्वामी है अपनी अचल संपत्ति को सबसे पहले अपने बड़े पुत्र मोहन को जीवन काल के लिए अंतरित करते हैं। तत्पश्चात उससे छोटे पुत्र राकेश को उसके जीवन काल के लिए अंतरित करता है। तत्पश्चात अपने उससे छोटे पुत्र सुनील को उसके जीवन काल के लिए अंतरित करता है। साथ ही सुनील के आने वाले पुत्र को पूर्ण रूप से हित सृष्ट करता है। जब तक सुनील का आने वाला पुत्र दुनिया में आ जाए और वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले अर्थात वयस्क हो जाए, जैसे ही वो वयस्क होता है बालक, वो संपत्ति पूर्ण मालिकाना हक के साथ उसके नाम अंतरित हो जाएगी, क्योंकि उसे जीवन काल का हित नहीं दिया है, उसे पूर्ण हित दिया है। तो इस सीमा अवधि तक ही एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने पास रोक सकता है। उसके बाद वो संपत्ति का अंतरण किसी भी प्रकार से वो बालक 18 वर्ष के बाद, आप जानते हैं कि संविदा अधिनियम के अनुसार हमारे बायलॉज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेजर अगर हो गया 18 वर्ष का, अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, मेजर है, तो वो संपत्ति को किसी भी प्रकार से अंतरण के किसी भी तरीके से अंतरित आगे कर सकेगा। ओके, आइए हम बात करते हैं कि सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन कौन से। जी हाँ, सबसे पहला तत्व बनता है कि अंतरण हो। जी हाँ, अंतरण का मतलब होता है आदान प्रदान, लेना देना, हस्तांतरण करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु का हस्तांतरण करना। अब यहाँ पर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरण ग्रहीता को संपत्ति का अंतरण वास्तव में होना चाहिए। कभी कभी कुछ व्यवहार अंतरण के सदृश्य दिखाई देते हैं किंतु अंतरण नहीं होते, जैसे पारिवारिक बंदोबस्त, बंटवारा, त्याग, समर्पण, ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए की जाती। हालांकि ये सब व्यवहार भी अंतरण के जैसे ही दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में अंतरण नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहली एसेंशियलिटी होगी कि अंतरण किया जाए। जैसे हमने कहा ना, भूस्वामी ने अपनी संपत्ति को कितने भी जीवित अंतरिति को अंतरित कर दिया, लेकिन लास्ट में उसने अंतिम अंतरिति के जीवन काल में जो बालक आया उसको पूर्ण हित दिया, यानी जो ट्रांसफर हुआ वो भूस्वामी से निकल करके उस बालक के पक्ष में हुआ। तो ये अंतरण होना अनिवार्य। दूसरी कंडीशन, संपत्ति में हित का सृजन। जी हाँ, जब भूस्वामी अपनी संपत्ति अंतरण करता है, अपनी संपत्ति किसी अंतरण ग्रहीता को ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, तो वहाँ अपेक्षित होगा कि किसी भी प्रकार से हित का सृजन हो। जहाँ हित का सृजन नहीं है वहाँ पर ये धारा लागू नहीं होगी। जैसे व्यक्तिगत करार, मंदिर के जो सेवायत का पद है उसमें कोई नया हित सृजन नहीं हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तरीके से वो पद चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हित का सृजन नहीं है तो ये सेक्शंस कहीं भी एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तीसरा तत्व से बनता है जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पूर्व हित का सृजन। जी हाँ, एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ होना अनिवार्य होगा। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अर्थात जीवित व्यक्तियों को उनके जीवन काल के लिए उस संपत्ति को संभाल कर रखने के लिए एक पूर्व हित देना आवश्यक होगा। तत्पश्चात अंतिम अंतरिति के जीवन काल में जो अजात व्यक्ति आएगा उसमें पूर्ण हित का सृजन किया जाएगा और संपत्ति कभी भी बिना स्वामी के नहीं रह सकती। सो पहले जो वो बालक आने वाला है दुनिया में, अजात व्यक्ति, उससे पहले पूर्व हित किसी भी जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को, एक से ज़्यादा को भी दी जा सकेगा। नेक्स्ट आता है इसमें पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अंतिम अंतरिति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। जी हाँ, हमने आपको जो उदाहरण बताया था कि भूस्वामी ने अपने 3 बेटों को संपत्ति ट्रांसफ़र की उनके जीवन काल के लिए, लेकिन लास्ट में उसने कहा कि जो तीसरा बेटा है उसका सुनील, उसके आने वाले पुत्र के 18 वर्ष की होने पर पूर्ण हित सृजित होगा। अब देखिए यहाँ पर जो तत्व है वो ये है कि पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व, यानी सुनील जो अंतिम अंतरिति माना गया है वो अपने जीवित अवस्था में है तभी उसके पुत्र का आना
आवश्यक होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संपत्ति वापस लौट करके कर्ता के पास आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बनता है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम किसी भावी हित को सृष्ट करने पर ही लागू होगा। जी हाँ, भविष्य के लिए इसमें किसी हित का सृजन किया जा रहा है, वर्तमान समय में इसके लिए कोई बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बनता है, गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया अंतरण भी मान्य है। जी हाँ, यदि कोई बेबी कंसीव किया हुआ है, अभी नहीं दुनिया में उसका अस्तित्व हो चुका है, लेकिन अभी वो फिर भी जीवित अवस्था में बाहर मौजूद नहीं है, गर्भस्थ है, तो वहाँ पर ऐसा अंतरण किया गया तो वो भी मान्य होगा। अब देखिए, ये जो नियम है, हम अभी बात कर रहे हैं कि शाश्वत काल के लिए किसी भी संपत्ति को नहीं रोका जा सकता और एक निश्चित समय सीमा के बाद उस संपत्ति को फ्री कर देना होगा। लेकिन इसे कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनमें शाश्वत काल के लिए हमेशा के लिए संपत्ति को रोका जा सकेगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट वन है लोक लाभ, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यदि किसी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए फिक्स्ड कर दिया है कि उस संपत्ति का कोई प्रकार का अंतरण नहीं किया जाएगा। जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि चैरिटी के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कई शिक्षण संस्थाएं, कई ऐसी संस्थाएं काम करती हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट है, लोक लाभ है। तो वे सालों साल वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए रोकी गई है, उसे भविष्य में ना तो विक्रय किया जाएगा, ना उसका किसी भी प्रकार से अंतरण किया जा सकता। तो वहाँ पर लोक लाभ के लिए शाश्वत काल के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। सेकंड इसमें अपवाद बनता है सेक्शन 70 धारा 17 संचयन का सिद्धांत। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अंतरण ग्रहीता को अंतरित करने के साथ में यह शर्त अधिरोपित करे कि जीवन काल के आप हमेशा इस संपत्ति से मिलने वाली आय को संचित करोगे, इकट्ठा करोगे और इस संपत्ति की आय से जो संचय हुआ है उसे इस संपत्ति के रख रखाव में, मेंटेनेंस में, या उसके ऋण को चुकाने में, या उसके असमर्थ बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग करेंगे, तो संचयन के लिए भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन बनती है वैयक्तिक करार। तीसरा जो इसका अपवाद है, यानी जो व्यक्तिगत करार है, जैसे कि शेवायत का पद ले लीजिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तरीके से चल रहा है, तो वहाँ हम ये नहीं कर सकते कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो पद है, ये वंशानुगत तरीके से एक ही व्यक्ति के नाम शाश्वत काल से क्यों चल रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें पट्टे पर ये लागू नहीं होगा। जी हाँ, पट्टे में अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की शर्त रखी गई है, उसकी नवीनता में, पट्टा ग्रहीता पर पट्टे की नवीनता के लिए कोई लगाई गई शर्त है, तो वहाँ पर भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। बंधक के मोचन पर, जी हाँ, मोचन यानी छुड़ाना, अपनी संपत्ति को रिडम्पशंस में लेना, तो बंधक का मोचन कराने का अधिकार जो है वहाँ पर भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। किसी भूमि में अनिश्चित समय हेतु हक शिफा का अधिकार, अनिश्चित समय के लिए हक शिफा का अधिकार यदि है, तो वहाँ पर भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। सो आई होप ये सिद्धांत और ये नियम आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चाहूँगी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब